वैकेंसीज होती हैं उसमें भर्तियां नहीं होती हैं, और कहते हैं कि नॉट फॉर सुटेबल। यही लोग हैं ये कहते थे कि ये लोग अवेलेबल नहीं है, मतलब ये लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं नॉट फॉर सुटेबल। आप लगातार जब इसी देश में जब हमारा भाई रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते थे उनकी सांस्थानिक हत्या की गई, इसी देश में नजीर नाम का लड़का जेएनयू से गायब कर दिया गया। आज दलित ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं जब अपने शिक्षा के अधिकार को पाना चाहते हैं तो उनसे बेदखल किया जा रहा है। तो मैं साथियों मैं ज्यादा अपनी बात नहीं करूंगा, लेकिन बस मैं छोटी बात के लिए और कहना चाहता हूं कि आज जरूरत है इस बात को लेकर कि अगर एनकाउंटर हो, मॉब लिंचिंग हो, गुंडा गैंगस्टर के नाम पर, बुलडोजर के नाम पर जो उत्तर प्रदेश में राजनीति की जा रही है, साफ तौर पर वो जाति को देख करके की जा रही है, उसके आंकड़े हैं। इसलिए जात छोड़ो समाज छोड़ो सम्मेलन में जब हम लोग बैठे हैं इस बात का संकल्प लें कि आने वाले दिनों में अगर किसी SC/ST OBC माइनॉरिटी के भाई पे बहन पे कोई हमला होता है, कोई जाति होती है, तो पूरा समाज को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा सवाल मैं इस बात को कहते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ कि ये जो इस साल में हम लोग बैठे हैं, ये साल साहू जी महाराज जिन्होंने आरक्षण के जनक, जिनकी 150वीं जयंती वर्ष चल रहा है, उसको हम लोग जरूर याद करें, और हम इस देश में जातिगत जनगणना की मांग को एकदम मजबूती से उठाएं। और राजनीतिक शख्सियतें आज की तारीख में मैं सबसे पहले पूरी भारत ही नहीं पूरी दुनिया को राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाने वाले विश्व के अद्वितीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वैज्ञानिक चिंतक महामना राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, पेरियार ललई सिंह यादव 16 नवंबर 1857 को अकेले दम पर सिकंदराबाद चौराहे पर 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारकर वीर गति को प्राप्त करने वाली वीरांगना उदा देवी पासी जैसे तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं और विषय पर आता हूं। तमाम साथी मौजूद हैं, तमाम महापुरुषों के चित्र लगे हैं, तमाम महापुरुषों के जीवनी को आप सब लोगों ने पढ़ा है, और उसकी तरफ बार बार जाएंगे तो संचालक महोदय ने जो 10 मिनट का समय दिया है उसमें से कुछ मिनट हमारे कम हो गए। देखिए, सामाजिक न्याय के लिए ये सामाजिक न्याय बड़ा बेबाक बोलता हूं, जाति तोड़ने के लिए, जातिवाद के खिलाफ बहुजनों में चल रहे छोटे छोटे जाति संगठनों को पहले अपने साथ एकजुट करना पड़ेगा। जब सारे लोग जो जाति व्यवस्था से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, जो जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं और अपनी अपनी जातियों का संगठन चला रहे हैं, सारे लोगों को मिलके जाति तोड़ने की और समाज जोड़ने की बात करनी पड़ेगी। फिर यह नहीं होगा कि द ग्रेट फलाने, द वीर फलाने, द पराक्रमी फलाने, ये छोड़ना पड़ेगा। ये बात आप कहेंगे, एक साथ दोनों बातें नहीं चलेगी। जगने की देर है, फांसी शेर है, सोच कब हो सकता है। क्या आप फोटो लगा लोगे, किसी की भी फोटो लगा लोगे तो देखना पड़ेगा कि उससे हमको प्रेरणा क्या मिली है। महामना राम स्वरूप से प्रेरणा मिली है, चौधरी महाराज सिंह भारती से प्रेरणा मिली है, फूलन देवी से भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा मिली है, पाखंड के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा मिली है। तो एक बात और याद करिएगा साथियों, मुझे मौका मिला है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिस समाज को, 1857 की नायिका
उदा देवी भी हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत। वर्गीकरण की बात वो करें तो आपकी तरफ से आरक्षण कोटा पूरा करने का भी आंदोलन बड़ा खड़ा करना चाहिए। जब बड़ा आंदोलन खड़ा होगा तो वर्गीकरण की बात पीछे हो जाएगी। हमारा कोटा तो पूरा नहीं कर पाए, हमारा कोटा पूरा करने में तो रोज बहानेबाजी। और वर्गीकरण की बात करोगे, कौन कर रहा है? वो चट्टी गैंग के लोग, नगपुरिया गैंग के लोग, शिक्षण संस्थानों में ही नहीं, मीडिया और न्यायपालिका सब पर कब्जा कर रखे हैं। आपको आगे आना होगा, पूरे समाज के लोगों को ईमानदारी से आगे आना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। ओम जगाई ऐसे महापुरुष को बार बार नमन करते हुए, चूंकि वक्ताओं की तरफ से तमाम बातें आ चुकी हैं, मंचासीन हमारे सभी दिग्गजन, अतिथिगण और दूर दराज से आए क्रांतिकारी नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्ग, हमारी बैठे हुई मातृशक्ति दिग्गजन साथियों, क्योंकि यह कार्यक्रम लंबा चलेगा, यह कार्यक्रम ये बताती है आप लोगों की भीड़, ये बताता है आपका उत्साह। 18 से लेकर 35 साल की उम्र की अवस्था के लोग, जो नौजवानों की उपस्थिति बताती है कि क्रांति का आगाज हो चुका। ये उपस्थिति बताती है क्रांति का आगाज हो चुका। आज जिसके मुख्य अतिथि सदियों बाद कोई ऐसा पुरुष जन्म लेता है, बाबा साहब जैसा जन्म लेता है, जो सच्चा, ईमानदार, कर्मठ और समाज के हाथ में क्रांति का मिसाल देता है, जिससे हम विश्व गुरु और सोने की चिड़िया भारत को बना सके, वह चंद्रशेखर आजाद का आगमन हो रहा है। आज जिसकी जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो मैं नाम लूंगा बृहत्तर भारत का निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य का याद आती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने खंड खंड भारत को अपने पौरुष के बल पर अखंड भारत का निर्माण किया, जिसको बुद्ध के धम्म से, बुद्ध के विचारों से सम्राट अशोक ने सजाया था। उसको छिन्न भिन्न कौन किया? पुष्यमित्र शुंग जैसे लोगों ने बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके राम राजपाट छीनकर और बौद्धों का कत्लेआम कर राम राज को स्थापित किया। राम राज चलते 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 फिर खंड खंड में भारत बट गया। जमींदारी प्रथा, यानी 10 कोस पर एक जमींदार, एक राजा हुआ कर समाज को जागरूक करता है, समाज को जातियों में बंटने से रोकता है, समाज को बहुजन बनाने का जो एक तरीके से एजेंडा लेकर चलता है। ऐसे कार्यक्रम कराने वाले आयोजक जो भी भाई हैं, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और साथियों, आप लोगों को पता होगा, इस समय प्रदेश में और देश में जिसकी सरकार है, वो लगातार आरक्षण पर कुठाराघात कर रही है। और हम लोग 4 साल से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ हुआ है, पिछड़े दलितों के साथ उनके हक अधिकार पे जो अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, ये जानना चाहिए कि लखनऊ में 4 साल से आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, उससे बड़ा आंदोलन, उससे ज्यादा दिन तक चलने वाला आंदोलन 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन है। आज समाज बटा है, इस वजह से हम सभी लोगों के हक अधिकार पे डाका डला है। योगी आदित्यनाथ चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि जो बटेगा वो कटेगा। हाँ, सही कह रहे हैं, हम आप लोग लगातार बच रहे हैं, तभी हम लोग कट रहे हैं। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती
में हमारे 10,000 लोगों की नौकरी छीन ली गई और हमारे समाज के लोगों को मंत्री बना करके खुश कर दिया गया। सही बात है कि नहीं? उसमें हर समाज के मंत्री है, लेकिन किसी की हिम्मत हैसियत नहीं है कि आपकी आवाज उठा दे। आपकी आवाज उठाया किसने उठाया? आदरणीय चंद्रशेखर आजाद भाई ने उठाया आपकी आवाज। मैं बता दूं कि पहले दिन से माननीय विधायक आर.के. वर्मा जी ने उठाया, पहले दिन से। ऐसे लोगों को आप लोगों को बढ़ाने की जरूरत है। ये जो ताकतें, सामंतवादी ताकतें हैं, मनुवादी विचारधारा है, इसको आप लोग उजाड़ कर फेंक दीजिए। अन्यथा की स्थिति में ये वो दिन नहीं आएगा जब आप पाकिस्तान और दुनिया इंग्लैंड के और अंग्रेजों के गुलाम थे। आप इन आरएसएस वालों के गुलाम। समय कम है, हमारे बीच बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं, बड़े बड़े लोग का संकेत करें कि उन्हें ये तदर्थ कितनी आर्थिक सहायता दी जाए और ये सहायता किन किन व्यवस्थाओं के अधीन दी जानी चाहिए। अब आप बताइए कि अनुच्छेद 340 में जो कुछ आया है, क्या इससे कुछ अलग है? क्या इसी को डेवलप करके लिखा गया? तो इन मामलों में, चाहे वो सांप्रदायिकता का मामला हो, चाहे भारत पाक विभाजन का मामला हो, चाहे बैकवर्ड के आरक्षण का मामला हो, चाहे अल्पसंख्यकों के आरक्षण का मामला हो, एक नहीं तमाम बिंदुओं पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सरदार पटेल की सोच एक थी। सांप्रदायिकता के मामले में आप जानते हैं, विभाजन के दोनों लोग विरोधी थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो बाकायदा पाकिस्तान की परिकल्पना एक किताब ही लिख डाली थी। सरदार पटेल भी विभाजन नहीं चाहते, लेकिन जिन स्थितियों में विभाजन पे उन्होंने दस्तखत किया, अगले दिन आकर संविधान सभा में उन्होंने कहा, संसद में कहा कि अगर मैंने तो छाती पर पत्थर रख करके हस्ताक्षर किया है और अगर हस्ताक्षर नहीं किया जाता विभाजन पे, तो हो सकता है 2-4 महीने बाद ये 2 खंड नहीं कई खंडों में भाग हो जाता। ये स्थितियां चल, उन स्थितियों में हमने किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सरदार पटेल दोनों लोग क्या चाहते थे? विभाजन, कि पहले विभाजन न हो, और यदि सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन होता है तो पूरी तरीके से आबादी की अदला बदली हो। ये डॉक्टर अम्बेडकर भी चाहते थे, सरदार पटेल भी चाहते, लेकिन नहीं हुआ। और न होने के बाद में संविधान में अनुच्छेद 292, 294 बदला गया। उस समय जो अनुच्छेद 292 और 94 आया था, वो धार्मिक अल्पसंख्यकों के रिजर्वेशन का मामला था, जिसके समर्थक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी थे और सरदार पटेल भी थे, लेकिन पास नहीं हो पाया। उन लोगों के चाहने पर भी तो बदला गया। मित्रों, इसके अलावा एक आरोप उनके और लगता है कि शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को भी। अब मैं आता हूं उसमें एक फिल्म दिखाई जाती है, जय सरदार में भी ये आता है, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि सरदार पटेल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के घर मिले। स्थितियां क्या थी? गाडगिल गए और गाडगिल ने बाबा तो कार्यक्रम आयोजकों का शुक्रिया। इस बेहतरीन और जानदार कार्यक्रम में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में आपने आमंत्रित किया। उससे भी ज्यादा शुक्रिया फतेहपुर की इस बहुजन एकता को कायम करने वाली जनता का, क्योंकि मैं लगातार इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व था, तो मैं इस जनता की तरफ से उन नफरतवादियों को संदेश देना चाहता हूं कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम बहुजन बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम अम्बेडकरवादी मिलकर बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है विरोधियों तुझे, मगर हम सब कुछ है के दरिया को पार करना। और एक संदेश और दे देता हूं, वैसे मैं देता नहीं हूं, लगा के देख लो जो भी हिसाब बनता हो, हमें हटा के तुम गिनती में रह नहीं सकते। अब सीधे मुद्दे पे आ जाता हूं। इस कार्यक्रम की जो थीम थी, कोई इम्पोर्ट नहीं है, चाहे सरदार पटेल की जयंती हो, चाहे महाराज सिंह भारती की जयंती हो, ये सिर्फ एक बहाना है। इन महापुरुषों की जयंतियों के बहाने बहुजन समाज को करीब लाना है। थोड़ी बहुत गलतियां हर तरफ से होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि हम एक दूसरे को अपना दुश्मन मान लें। ये वक्त की जरूरत है कि हम एक रक्त वंश के लोग एकजुट होकर के मिलकर लड़ाई लड़ें। क्योंकि जब तक देखिए, भले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कटोगे बटोगे, लेकिन वो हम सब लोगों के लिए उन्होंने संदेश दिया है। इसलिए ना कटना है, ना उन्होंने बहुजनों के लिए कहा ये बात, इस बात को गौर करिएगा। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। दो महापुरुषों की जयंतियां, महाराज सिंह भारती जो वैज्ञानिक चिंतक कहे जाते हैं, मेरठ से सांसद रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुझसे पूर्व वक्ता रामेश्वर पवन जी ने एक पुस्तक लिखी है, डॉक्टर अंबेडकर के हितैषी धर्मनिरपेक्ष सरदार पटेल। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि ये वाली सरदार पटेल जयंती जाति महासभाओं वाली सरदार पटेल जयंती से अलग कैसे है, ये बताना पड़ेगा ना। हम जिस सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं, वो भारत माता की जय और वंदे मातरम वाले सरदार पटेल नहीं है। हम जिस सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं, वो वाले सरदार पटेल हैं जिन्होंने संघियों पर प्रतिबंध लगाया। हम जिस सरदार पटेल की आज जयंती मना रहे हैं, वो वाले सरदार पटेल हैं जिन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है। हम जिस सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिख करके कहा था कि तुम्हारा हिंदूवादी संगठन अतिवादी हो चुका है। हम उस सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं। जरा सोच करके देखिए, बाबा साहब को किसका माना जाता है? किसकी रचना की बाबा साहब ने? संविधान की। संविधान कहां लागू होता है? देश में लागू हुआ ना संविधान। संविधान कहां का है? भारत देश का है ना। अब आप एक चीज सोचिए, सरदार पटेल और बाबा साहब एक दूसरे के कितने बड़े पूरक थे। टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई रियासतों को एक राष्ट्र बनाने वाले सरदार पटेल, उस राष्ट्र पर संविधान लागू करने वाले, यानी कि एक ने राष्ट्र निर्मित किया, उस राष्ट्र पर संविधान लागू किया हमारे। तो जब वो लोग इतने करीबी थे तो उनके वंशज काहे को लड़े मरे कर रहे थे। जो इन महापुरुषों का अपने आप में ठेका लिए घूम रहे हैं, वो कम से कम सरदार पटेल से इतना ही सीख ले कि वो अगर देश की 526 से ज्यादा रियासतों को एक कर सकते हैं, तो हम अपने मोहल्ले के बहुजनों को एक क्यों नहीं कर सकते। और जिन समाजों को एक गलतफहमी है, नाम के बारे में छत्री लगा करके, कुर्मी छत्री, यादव छत्री, मौर्य छत्री और निषाद भी है जल पछाड़ छत्री, और एक आध तो बैकवर्ड और एससी में ब्राह्मण भी है। तो उस छत्रित्व का मतलब पता क्या है? जितने हमारे पिछड़े वर्ग के तथाकथित छत्री यहाँ बैठे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि वो छत्रित्व का मतलब खेतों में काम करने वाले कमजोर को सताना नहीं है। उस छत्रित्व का मतलब है कि तुम अपने कमजोर वर्ग के भाइयों के साथ सीना तान के खड़े हो जाओ कि मेरे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई को परेशान करने। जिस दिन तुम्हारा छत्रित्व कमजोरों की रक्षा में काम आएगा, उस दिन मैं मान लूंगा कि तुम छत्री हो। बाकी खोखला छत्रित्व है तुम्हारा। वो फर्जी छतरी लगाने का कोई मतलब नहीं है जब तक कमजोरों की रक्षा के लिए तुम्हारा। अच्छा, छत्रियों से एक मेरा और निवेदन है, अगर भारत के वर्ण व्यवस्था में ट्रांसफर लेने की पद्धति है कि भाई कोई शूद्र से छत्री हुआ घूम रहा है ना, कोई वैश्य से ब्राह्मण बना घूम रहा है, तो अगर ट्रांसफर ही ले रहे हो, नहीं, अगर ट्रांसफर ले रहे हो तो शूद्र से छत्री क्यों बन रहे हो? क्यों कह रहे हो कि हम दोयम दर्जे के हैं वर्ण व्यवस्था में? शूद्र से महात्मा ज्योतिराव फूले जी आरक्षण के जनक, छत्रपति साहू जी महाराज जी खंड खंड में खंडित भारत को अखंड भारत का स्वरूप प्रदान करने वाले भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इस देश में हम सबको बराबरी का दर्जा देने वाले
और भारत को संविधान देने वाले बोधसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित देश में जन्मे सभी वीर शहीदों संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और चौधरी महाराज सिंह भारती जी के जन्म जयंती के संयुक्त कार्यक्रम के अवसर पर मंचासीन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, उनके साथ मंच पर मंचासीन नेशनल जनबल के संपादक आदरणीय नीरज भाई पटेल जी और आप सब लोगों के बीच में अपने साहित्यों से अपनी पहचान बनाने वाले रामेश्वरम पटेल जी सहित मंच पर उपस्थित सभी अपने विशिष्ट अतिथियों का, प्रबुद्ध जनों का, माताओं बहनों का, मीडिया के साथियों का, सुरक्षा कर्मियों का, सामने बैठे हुए बहुजन समाज के सभी योद्धाओं का, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज का यह दिन निश्चित रूप से हम सब लोगों को गौरवान्वित करने वाला दिन है, जब हम अपने उन महापुरुषों को याद करने का काम कर रहे हैं और उनके उस विचारों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको संकल्प लेने का कार्य कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज इन्हीं महापुरुषों की बदौलत आज हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक होने का हक जो पाए हुए हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज इतनी बड़ी तादाद को हक अधिकार से लवरस करने वाले इन महापुरुष, आज इनकी विचारधारा उपेक्षित और वंचित हो गई है। आप महसूस कर रहे होंगे, हम सब लोग महसूस करते हैं कि जिस समाज के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत किया, उनको हक अधिकार देने का काम किया, आज उनमें से 1% के लोग उनकी जन्म जयंती मनाने का काम कर रहे हैं और बाकी लोग, अभी आप सब लोगों ने अपने समाज में देखा होगा, हर एक विधानसभा में आप देख सकते हैं। मैंने प्रतापगढ़ और प्रयागराज में एक विधानसभा में जाकर के मैंने एक आंकड़ा देखा था, हर एक विधानसभा में लगभग 3000 दुर्गा पूजा के पंडाल सजे थे। हर गांव में मेले के कार्यक्रम के आयोजन, दंगल के कार्यक्रम के आयोजन, भरत मिलाप के आयोजन। लेकिन मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आपका जो 99% भाई जो इस मंच पर इस पंडाल के सम्मुख नहीं आ पाया है, आज भी कांवड़ यात्रा को सजाने संवारने का काम कर रहा है, वो बाबा साहब की बातों को भूल चुका है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जब तक 99% पीछे छूटे हुए अपने भाइयों को आगे ला करके महाराज सिंह भारती के विचारधारा से और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिए गए योगदान को याद दिलाने का काम नहीं करोगे, तब तक इस जन्म जयंती के कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सदियों से हम लोगों ने अन्याय अत्याचार को सहा है, उसका सामना किया है और उसी पीड़ा को लेकर के जब महाराज सिंह भारती पहली बार लोकसभा में जाते हैं 1957 में, तो लोकसभा में अभी नीरज भाई पटेल जी ने और अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि उन्होंने एक वसीयतनामा देने का काम किया लोकसभा को। क्या कहा कि मेरे मरने के बाद जब इस लोकसभा के भीतर मेरे मरणोपरांत शोक सभा का आयोजन हो, तो उसमें कोई ऐसे